हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण क्या है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और समझेंगे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक। कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर। कार्बन, हाइड्रोजन और भी कोई तत्व आ जाए उसके साथ, कार्बन हाइड्रोजन हो और साथ में कोई और भी तत्व हो, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके बीच प्रायः कह लें कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध यानी कि बंध क्या होता है, इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो दे देंगे। बस यहाँ आप इतना समझिए कि कार्बनिक यौगिकों के बीच प्रायः सहसंयोजक बंध होते हैं और जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे कार्बनिक विलयनों में ही सिर्फ और सिर्फ विलय होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं, जबकि ये जल में अविलय होते हैं, जल में यह नहीं घुलने वाले होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वह कम होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे अगर वे गलित अवस्था में हैं तो वे विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि कार्बनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे वही हैं मेथेन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, बहुत से कार्बनिक यौगिक, ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक हैं। इनकी उपस्थिति जैव पदार्थों में अधिक होती है, यानी कि जैविक पदार्थ जो होते हैं उनमें इनकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब आगे हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है। मतलब कार्बनिक यौगिक एक दो तो है नहीं, तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या भी बहुत अधिक होने के कारण इसको भी क्या किया गया, इसको भी वर्गों में बांटा गया। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है कि कार्बनिक यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, एक होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या उसी को हम बोलते हैं विवृत श्रृंखला वाले यौगिक, या उसी को हम कह सकते हैं एलिफैटिक यौगिक। और दूसरा जो पार्ट है इसका वह होगा बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहिए, या संवृत श्रृंखला वाले यौगिक कहिए, या चक्रीय यौगिक कह सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं जो एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पुनः एलिफैटिक यौगिकों को दो भागों में बांट दिया गया, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है, तो इस तरह से यह संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक में बंट गया। जबकि बंध श्रृंखला वाले यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, एक समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक। और पुनः समचक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांट दिया गया, एरोमेटिक यौगिक में और एलिसाइक्लिक यौगिक में। हम सबके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट दिखाकर ये नहीं कि हो गया, हम आपको सारे के सारे टॉपिक को कंफर्म करते चलेंगे क्या होता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसा कि बताया कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया था, तो कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला नंबर था एलिफैटिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक। एलिफैटिक कहिए चाहे खुली श्रृंखला वाले यौगिक कह लीजिए। तो हम सबसे पहले इसके डिटेल को देखेंगे, ये होते क्या हैं। तो एलिफैटिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक की अगर हम बात करें तो एलिफैटिक शब्द की जो उत्पत्ति है
वह ग्रीक भाषा के शब्द एलिफास से हुई है। एलिफैटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एलिफास से हुई है, जिसका अर्थ होता है वसा। क्या होता है जिसका अर्थ वसा होता है। मीथेन जो होता है सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि मीथेन से ही जितने भी एलिफैटिक यौगिक होंगे वो मीथेन से ही उत्पन्न होंगे। यानी कि मीथेन के व्युत्पन्न को हम क्या करेंगे, मीथेन जो भी होगा उसके जितने भी व्युत्पन्न होंगे उन्हीं के बारे में हमें यहाँ एलिफैटिक यौगिक के में पढ़ना है। इसलिए मीथेन को एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। अतः हम इसे परिभाषा के रूप में कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु यानी कार्बन के जितने भी परमाणु होंगे वह एक खुली श्रृंखला में होंगे, ओपन चैन होगा। क्या होगा, ओपन चैन, यानी कि सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे, एकदम खुली श्रृंखला में होंगे, उनके साइड से कोई नहीं आकर जुड़ रहा होगा। तो जहाँ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी उसी को हम बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये सब क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले सरल श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यह हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है। तो इसके साइड से कोई नहीं जुड़ रहा है, सीधी श्रृंखला इनकी चल रही है। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि यह नॉर्मल पेंटेन हो गया। यानी कि जब कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में आगे बढ़ रहा होगा तो उसी को हम बोल देंगे एलिफैटिक यौगिक। फिर आगे ये हो गया नॉर्मल। अब आइसोब्यूटेन क्या है, आइसोपेंटेन क्या है, नियो क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसी में जब सीधी श्रृंखला के अंतर्गत पार्श्व से मतलब साइड से या तो ऊपर से या तो नीचे से कोई अलग समूह जुड़ जाता है, कोई भी एक अलग समूह आके जुड़ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं आइसो। यानी कि जब एक जुड़ता है, साइड से जुड़ने वाले समूहों की संख्या जब एक होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो। और यदि साइड से जुड़ने वाले समूहों की संख्या 2 है, मतलब ऊपर से भी जुड़ जाए और नीचे से भी जुड़ जाए, तब वह किसके अंतर्गत आएगा, नियो के अंतर्गत आएगा। तो आप देख सकते हैं आइसोब्यूटेन है जो कि एक सीधी श्रृंखला के अंतर्गत एक समूह जोड़ा गया है CH3। उसी तरह आइसोपेंटेन है, सीधी श्रृंखला के अंतर्गत ऊपर से एक समूह जोड़ा गया CH3। और इसी तरह से एक नियोपेंटेन का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, उसमें हमने क्या किया, ऊपर से और नीचे से मतलब दोनों साइडों से एक समूह को जोड़ दिया, जिसमें ऊपर वाले में CH3 होगा, बाय मिस्टेक CH लिखा गया है, CH3 होगा, आप कर सकते हैं उसको। तो यह आपका है नियो। यानी कि आइसो क्या है, नियो क्या है, आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।